हेलो स्टूडेंट्स, जेई नीट 2022 यानी कि अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए फिजिक्स की सुपर रिवीजन सीरीज़ मैं ला रहा हूँ। और इस सीरीज़ में सारे वन शॉट वीडियोस होंगे। आज शुरू कर रहा हूँ थर्मोडायनेमिक्स से। थर्मोडायनेमिक्स बहुत सारे स्टूडेंट का एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक उनको लगता है और बहुत कॉन्फिडेंस इसमें नहीं आ पाता, बहुत सारे सिली मिस्टेक्स होते हैं। तो मैं आज स्टार्ट करने वाला थर्मोडायनेमिक्स से। चलिए, ये वन शॉट वीडियो होगा और सारे कॉन्सेप्ट्स इसमें जितने ज़रूरी हैं सारे के सारे कवर होंगे। मैं हूं अमित कुमार फ्रॉम NIT जमशेदपुर एंड आई एम ट्राइंग टू कंप्लीट योर फिजिक्स इन द बेस्ट वे। तो थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इसके प्री रिक्विजिट नॉलेज जो होते हैं, जो ज़रूरी है चैप्टर स्टार्ट होने से पहले, वो आपको मैं देना चाहूँगा। बहुत सारे बच्चों को ये प्री रिक्विजिट नॉलेज नहीं होता, इसलिए वो थर्मोडायनेमिक्स में जाके बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको प्री रिक्विजिट नॉलेज जो होना चाहिए वो ज़रूरी है। सो देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है। ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का कॉन्सेप्ट था। आपको मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, बट इतना आपको याद रखना चाहिए कि डिग्री ऑफ फ्रीडम को स्मॉल f से दिखाते हैं बहुत जगह पर। डिग्री ऑफ फ्रीडम, दो तरह के मॉलिक्यूल्स को हमको पढ़ना है। पहला मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए, तो आपको याद रखने हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 3, और डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 5। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कौन कौन है जी? तो आपको याद रखना चाहिए कि सारे नोबल गैसेस जो हैं वो मोनो एटॉमिक हैं, जैसे कि हीलियम, जैसे कि नियॉन, जैसे कि जेनन, क्रिप्टन, ये सारे मोनो एटॉमिक हैं। लेकिन डायटॉमिक गैसेस में कौन आएंगे? जैसे क्लोरीन, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, Cl2 तो हो गया, चलिए नाइट्रोजन भी हो गया, H2 हाइड्रोजन गैस भी हो सकता है। ये आपको डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स आपको याद रखना है। ये वैल्यू डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 फॉर डायटॉमिक। नेक्स्ट आता है इंटरनल एनर्जी ऑफ ए गैसियस सिस्टम। ये आपको याद होना चाहिए, ये भी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का ही कॉन्सेप्ट है, ये चैप्टर में है। इंटरनल एनर्जी को हम लोग यू से दिखाते हैं। इंटरनल एनर्जी ऑफ ए गैस इज गिवन बाय द फॉर्मूला F/2nRT। ये याद रखना है आपको। एक्सक्यूज मी फॉर द राइटिंग, मेरे को ज़्यादा आदत नहीं लिखने की पेन टैब में, इसलिए ऐसी राइटिंग थोड़ी हो जा रही है। तो आपको थोड़ा सा मैनेज करना है। मैं थोड़ा डार्क इंक ले लेता हूँ। तो ये है इंटरनल एनर्जी विच इज इक्वल टू F/2nRT, जहाँ पर F है डिग्री ऑफ फ्रीडम, और N है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, R है गैस कांस्टेंट, और T है एब्सोल्यूट टेम्परेचर या टेम्परेचर इन केल्विन। ये है इंटरनल एनर्जी ऑफ ए गैसियस सिस्टम। इसके अलावा भाई हम लोग को बैकअप में नॉलेज क्या क्या होना चाहिए? हीट एब्सॉर्ब बाय द सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। ये हीट ट्रांसफर चैप्टर का टॉपिक था जिसका नॉलेज यहाँ पर यूज आएगा। आपको पता होना चाहिए कि सॉलिड या लिक्विड में, अगर सॉलिड और लिक्विड का मास आपको दिया गया है कि इसका मास m है, ये कोई सॉलिड या लिक्विड है, तो इसका मास अगर m है और इसमें आप हीट सप्लाई कर रहे हैं Q, तो आपके हीट सप्लाई करने से इसका टेम्परेचर राइज करता है। अगर ये टेम्परेचर राइज डेल्टा T है, तो आपको फॉर्मूला पता चलता है Q इज इक्वल टू MS डेल्टा T। सॉलिड और लिक्विड के लिए वैलिड है। जहाँ पर S क्या है, इसको बोला जाता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी S। याद रखने की थे, लेकिन ये पुराने थर्मोडायनेमिक्स में आपको सिर्फ इस कंसेप्ट को याद रखना है, MS डेल्टा T। टेम्परेचर राइज जब किसी सॉलिड या लिक्विड का होगा बिकॉज ऑफ द हीट, तो आपको याद रखना है MS डेल्टा T, जहाँ पर S है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, M है मास ऑफ द सॉलिड, मास ऑफ सॉलिड और लिक्विड, और डेल्टा T तो आपको पता है ये है टेम्परेचर फाइनल माइनस टेम्परेचर इनिशियल। आपको डिफरेंस लेना है तो आप दोनों का डिफरेंस सेल्सियस में लीजिए या केल्विन में, सेम ही वैल्यू आता है। तो ये है सॉलिड्स और लिक्विड्स के लिए। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स का मोस्ट ऑफ द डिस्कशन सॉलिड्स या लिक्विड्स में नहीं होता। हम लोग मोस्टली जितने भी हीट एब्सॉर्ब पढ़ेंगे वो सारे के सारे गैसेस के लिए पढ़ते हैं।
स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एक कांस्टेंट वैल्यू होता है, किसी के लिए भी चेंज नहीं करता ये, चाहे कुछ भी हो जाए। एक ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट विच इज द हीट एब्सॉर्ब्ड बाय ए यूनिट मास टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। चलिए आगे देखते हैं गैसेस के लिए। गैसेस के लिए हीट एब्जॉर्ब जो होता है वो फॉर्मूला सेम नहीं होता। तो कोई गैसेस सिस्टम, जैसे ये एक सिलिंड्रिकल कंटेनर है जिसमें गैस रखा हुआ है और आप इसमें एक पिस्टन लगाए हुए हैं, तो आप जब इसको हीट करते हैं, बाहर से हीट दिया जाता है, तो क्या होता है जी, तो इसका टेम्परेचर जो राइज होगा डेल्टा टी, वो इसके मास से इसका रिलेशन नहीं हम लोग इस्टेब्लिश करते हैं, इसके नंबर ऑफ मोल से किया जाता है। गैस के कितने मोल्स हैं, तो सेम इसी तरह से फॉर्मूला लिखाता है कि अगर आप क्यू हीट गैस को देंगे तो इसका रिलेशन टेम्परेचर चेंज के साथ होता है। Q इज इक्वल टू, जैसे वहाँ ms डेल्टा टी था वैसे ही यहाँ NC डेल्टा टी होता है। फर्क बस गैसेस के लिए इतना है कि आप मास नहीं बल्कि नंबर ऑफ मोल्स इस्तेमाल करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। और C जो है उसको हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वहाँ कहा जाता था, यहाँ पर इसको कहा जाता है गैसेस के केस में मोलर हीट कैपेसिटी, और डेल्टा T कहलाता है टेम्परेचर डिफरेंस, जो कि T2 माइनस T1 है। ये है फॉर गैसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना ही रखना है। तो Q इज इक्वल टू NC डेल्टा T। जैसा कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मैं बोला कांस्टेंट है, उस तरह से मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट जैसा लगता है लेकिन ये नहीं होता। तो C जो है, C का वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, सो इट्स अ वेरिएबल वैल्यू, इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ सप्लाइंग हीट। आप हीट किस तरह से दे रहे हैं उसके अनुसार C का वैल्यू चेंज करता है। तो चलिए C के बारे में हम लोग जानते हैं। तो दो तरह के C होते हैं, एक होता है CP और एक होता है CV। CP और CV किसको कहते हैं, अगर आप हीट सप्लाई कर रहे हैं सिस्टम में इस तरह से कांस्टेंट प्रेशर पर, कांस्टेंट प्रेशर पर, तो कांस्टेंट प्रेशर रख के अगर आप हीट सप्लाई करते हैं तो फॉर्मूला हो जाता है गैसियस के लिए NCP डेल्टा T। अभी Q इज इक्वल टू, मैं NC डेल्टा T लिख रहा था ना, मैं बोला C का वैल्यू चेंज होता है, तो कांस्टेंट प्रेशर के लिए ये CP लिखा जाता है, जबकि कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए ये CV लिखा जाता है। तो अगर आप हीट सप्लाई कर रहे हैं कांस्टेंट वॉल्यूम में तो उस समय मोलर हीट कैपेसिटी की वैल्यू CV होती है, और जब अगर प्रेशर कांस्टेंट रख के हीट सप्लाई किया जा रहा है तो फॉर्मूला NCP होती है। तो ये है, देखिए आप C का वैल्यू प्रेशर कांस्टेंट होने से अलग होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होने से अलग होता है। तो ये सिचुएशन के अनुसार देखिए C के वैल्यूज चेंज होते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब इन CP और CV के बारे में आपको बहुत कुछ जानना है। CP और CV के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है CP और CV का रिलेशन, ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, आप लोग सबको पता भी होगा। एक है CP माइनस CV इज इक्वल टू R, ये रिलेशन, इनके बीच का रिलेशन CP और CV के बीच का। सो CP और CV को जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको गैस कांस्टेंट मिलता है। CP माइनस CV इज इक्वल टू या R, या ऐसा भी लिख सकते हैं कि CP इज इक्वल टू, माइनस इधर आ जाएगा तो CV प्लस R। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम लोग देखेंगे फॉर्मूला CP और CV का। CP और CV का क्या फॉर्मूला होता है, तो आपको कुछ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज याद रखने हैं। CP का जो फॉर्मूला है और CV का जो फॉर्मूला है, ऑब्वियसली आप देखिए CP जो है ये CV में R ऐड करने से बनता है, इट मीन्स CV इज ऑलवेज स्मॉल और CP इज ऑलवेज बिगर, याद रखिएगा। हाँ, वैल्यू के टर्म्स में CV का वैल्यू हमेशा छोटा होता है और CP का वैल्यू हमेशा बड़ा होता है। तो CV का आपको फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, CV का फॉर्मूला होता है F/2R, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। और CP आप देखो कि CP कैसे बनता है, CV में R ऐड करके, तो CV F/2R है, इसमें आप R ऐड करते हैं तो आपको मिलता है F+2/2R। ये है CP का फॉर्मूला और ये है CV का फॉर्मूला। तो CP इज इक्वल टू F+2/2R और CV इज इक्वल टू F/2R, वेयर
एफ आपको पता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम है, और आपको ये भी पता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है मोनो एटॉमिक के लिए और 5 होता है डायटॉमिक के लिए। चलिए मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए हम लोग Cp लिखते हैं, तो आप देख सकते हैं। अच्छा पहले Cv लिखिए क्योंकि वो छोटा है और उसमें R ऐड करने से आपको Cv मिलता है, Cp मिलता है। तो देखिए Cv F/2 है, तो मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए, मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए Cv कितना हो जाएगा 3, फ्रीडम ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है तो 3/2R, ये है Cv फॉर मोनो एटॉमिक गैस। जबकि Cp एक और R ऐड होगा, सो यू विल गेट 3 प्लस F में 3 रखते हैं प्लस 2, सो यू गेट 5/2R, ये हमारा Cp है। फिर है Cp और Cv डायटॉमिक के लिए। तो आप लोग तो अब देख के बोल सकते हैं, आप देखिए Cv का वैल्यू F/2R होता है, तो F डायटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होता है, तो आप बोल सकते हैं कि ये 5/2R होगा Cv फॉर डायटॉमिक। और Cp इसमें एक R और ऐड होगा तो 2R, 5 + 2 7/2R, ये है डायटॉमिक गैसेस के लिए Cp। तो आपको याद रखना है ये चारों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज आपको भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं। नेक्स्ट क्या है, Cp और Cv का रेशियो भी आपको याद होना चाहिए। Cp/Cv इसको हम लोग गामा कहते हैं। गामा आपको लिखने जैसे इच्छा करे वैसे, ऐसे भी लिखते हैं बहुत जगह पर, ऐसे भी लिखते हैं, आप जैसे भी रखिए। सो गामा जो होता है ये Cp और Cv का यूज़ तो बहुत होगा ही, गामा का और यूज़ ज़्यादा यूज़ होता है बहुत सारे क्वेश्चंस में, इसलिए गामा इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड ऑल्सो। हम लोग देखते हैं मोनो एटॉमिक, डायटॉमिक और मिक्सचर ऑफ गैसेस के लिए गामा। तो गामा आप मोनो एटॉमिक के लिए कैसे निकालेंगे जी, तो गामा अगर मोनो एटॉमिक के लिए करना है तो आप जानते हैं कि गामा Cp/Cv का रेशियो है, तो Cp मोनो एटॉमिक के लिए और Cv मोनो एटॉमिक के लिए कितना था। तो आपको पता है कि मोनो एटॉमिक के लिए Cv था 3/2 और Cp था 5/2। तो अगर आप यहाँ से करेंगे तो आपको मिलेगा 5/3, जिसको आप कट करेंगे तो यू विल गेट 1.67, ये गामा है मोनो एटॉमिक के लिए। इसी तरह से गामा डायटॉमिक के लिए वो है Cp डायटॉमिक का और Cv डायटॉमिक का। तो आपको पता है कि Cp डायटॉमिक का कितना है 7/2R और Cv है 5/2R। जब इसको आप कैंसिल करते हैं आपको 5 के टेबल में 1.4 बार में ही आता है, सो यू गेट द गामा फॉर डायटॉमिक विच इज 1.4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गामा डायटॉमिक के लिए और मोनो एटॉमिक के लिए। कभी कभी मोनो एटॉमिक और डायटॉमिक के अलावा भी गैसेस के मिक्सचर भी दिए हुए होते हैं। तो मिक्सचर के केसेस में जब बहुत सारे गैसेस मिलाए गए हों तो हम लोग इक्विवेलेंट लिखते हैं। तो इक्विवेलेंट लिखा जाता है Cv, पहले तो तीनों चीज लिखेंगे, तो Cv इक्विवेलेंट कितना होता है जी, तो Cv इक्विवेलेंट फॉर्मूला आपको याद रखना है N1Cv1 प्लस N2Cv2 प्लस N3Cv3। ये क्या है, N1 है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फर्स्ट गैस और Cv उस गैस का, तो ये पहला गैस हो गया, ये दूसरा गैस हो गया, ये तीसरा गैस हो गया। सबके लिए N1 और Cv1 को मल्टीप्लाई करते जाइए नंबर ऑफ मोल्स और Cv को, डिवाइडेड बाई द N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस एंड सो ऑन, ये आपको देगा Cv इक्विवेलेंट। इसके बाद आता है Cp इक्विवेलेंट, बिल्कुल सेम फॉर्मूला है N1Cp1 N2Cp2 प्लस N3Cp3 एंड सो ऑन, डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 प्लस N3 एंड सो ऑन। इससे आपको पता चलता है Cp इक्विवेलेंट। अब Cp और Cv इक्विवेलेंट निकल गया तो यहाँ से आप गामा इक्विवेलेंट भी निकाल सकते हैं बाय डिवाइडिंग इट। इसका फॉर्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, याद रखना होगा आपको, N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस सो ऑन डिवाइडेड बाई गामा इक्विवेलेंट -1 इज इक्वल टू
N1 बाई गामा 1 माइनस 1 प्लस N2 बाई गामा 2 माइनस 1 प्लस N3 बाई गामा 3 माइनस 1 एंड सो ऑन। ये फॉर्मूला होता है मिक्सर के लिए, हमें अगर गामा इक्विवेलेंट निकालना हो तो यहाँ से निकल जाएगा, आप इसको नीचे लेकर जाएंगे तो निकल जाएगा। गामा होता है Cp बाई Cv। आपको पता है Cp क्या था जी, F बाई F प्लस 2/2R था और ये F बाई 2R था। तो आप इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं तो आपको पता चलता है कि गामा कुछ और नहीं बल्कि F प्लस 2/F है। फिर आप जब इसको इस साइड करोगे तो आपको कुछ पता चलेगा। क्या पता चलेगा जी? आपको पता चलेगा कि F इज इक्वल टू 2 बाई गामा माइनस 1 मिलेगा। अब F अगर 2 बाई गामा माइनस 1 है तो हमारे पास Cp और Cv के फॉर्मूलाज फिर से लिखे जा सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए मैं इसको फिर से अच्छे से लिखता हूँ। ये 2 बाई गामा माइनस 1 को रिप्लेस करते हैं। तो ये सब डेरिवेशन का हिस्सा है, मुझे उतना करना नहीं। आपको सीधे मैं लिख रहा हूँ Cv क्या होगा जी? Cv इज इक्वल टू, जब आप पुट करते हो ये होता है, पीछे हम लोग देख चुके हैं, ये F बाई 2R होता है और F इज इक्वल टू, अभी जस्ट मैं बताया था कि ये 2 बाई गामा माइनस 1 होता है। तो यहाँ से आप जब इसको पुट करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि ये R बाई गामा माइनस 1, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, Cv इज इक्वल टू R बाई गामा माइनस 1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरह से ऑल्सो Cp भी निकाल लेते हैं। तो Cp जब आप निकालोगे तो आपको पता चलेगा कि ये कुछ और नहीं, ये गामा इंटू R बाई गामा माइनस 1 होता है, ये है। तो यहाँ से Cp और Cv निकल गया, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से आप याद कर लीजिए इसको बार बार कि Cv इज इक्वल टू R बाई गामा माइनस 1 और Cp इज इक्वल टू गामा टाइम्स R बाई गामा माइनस 1। अब इसकी वजह से अब बहुत सारे फॉर्मूले, ये हमारा प्री रिक्विजिट नॉलेज इतना ही जरूरी था, इसके अलावा और हमें कोई भी चीज़ ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ तक प्री रिक्विजिट नॉलेज है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ का। सो हम लोग आते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, जो दो तरीके से लिखा जाता है। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, सो देखिए। फर्स्ट लॉ बोलता है कि अगर आप किसी गैसियस सिस्टम में हीट इंसर्ट करते हैं, बाहर से हीट देते हैं, तो Q इज इक्वल टू, आपका हीट दो काम में इस्तेमाल होता है। पहला, ये हीट जो आप देंगे उससे कुछ गैस वर्क करेगा। गैस का वर्क करना मतलब ये कैसा वर्क होता है, प्रेशर वॉल्यूम वर्क। तो गैस धीरे धीरे एक्सपैंड होगा और एक्सपैंड होने की वजह से जो पिस्टन था नीचे वो थोड़ा ऊपर चढ़ जाएगा। तो गैस देखिए एक वर्क कर रहा है। सो दिस इज द वर्क, पुश कर रहा है पिस्टन को, एक मास को ऊपर लेकर जा रहा है। इट मीन्स यू आर डूइंग सम वर्क। सो आपका हीट कुछ वर्क करने में इस्तेमाल हो गया और जो बचा हुआ हीट है वो इस्तेमाल होता है गैस के इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में, डेल्टा यू। तो ये है फॉर्मूला फर्स्ट लॉ का। आपका हीट दो काम में इस्तेमाल होता है, पहला थोड़ा सा वर्क करने में और दूसरा इस गैस का इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में। इंटरनल एनर्जी कुछ और नहीं है बल्कि इस गैस के एनर्जी कंटेंट को इंटरनल एनर्जी बोलते हैं, जो कि टेम्परेचर से मेजर किया जा सकता है, मतलब इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। आप ऐसा कर सकते हैं। तो Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा यू। आपको याद रखना है ये वर्क डन है जिसको हम लोग प्रेशर वॉल्यूम वर्क बोलते हैं, अभी प्रेशर वॉल्यूम वर्क, और डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी जो चेंज होगा। ए चेंज विच इज अ बिग चेंज विच हैज हैपेंड इन अ लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम। उस केस में ये जब बहुत ही मोमेंट्री टाइम हो, बहुत इंस्टेंटेनियस हो, मतलब बहुत मोमेंट, बहुत कम टाइम के लिए इंटरवल दिया गया हो, तो उस समय अगर ऑब्जर्वेशन जब होता है तो इसी फॉर्मूला को हम लोग डिफरेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। तो उस समय क्या हो जाता है जी, तो उस समय हम लिखते हैं कि द अमाउंट DQ सप्लाई, छोटे से हीट अगर सप्लाई करेंगे तो उस समय जो वर्क डन होगा वो भी बहुत छोटा सा होगा और इंटरनल एनर्जी जो चेंज होगी वो बहुत छोटी सी होगी। ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन द डिफरेंशियल फॉर्म, जब टाइम इंटरवल हमारे ऑब्जर्वेशन का बहुत बहुत छोटा होगा तब। अब आपके इस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में 3 पैरामीटर्स आपको दिखाई देते हैं, 3 पैरामीटर्स, यही सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ के।
पहला पैरामीटर है Q, जिसको बोलते हैं हीट। हीट दो तरह के हैं, या तो सप्लाई होगा सिस्टम में या तो एक्सट्रैक्ट होगा सिस्टम से। तो हीट सप्लाई या एक्सट्रैक्ट दोनों होता है। दूसरा है W, यानी कि वर्क। वर्क कैसा है भाई? ये वर्क डन बाई गैस भी हो सकता है और वर्क डन ऑन द गैस भी हो सकता है। बाहर से हम लोग भी वर्क कर सकते हैं या गैस ही वर्क करेगा, दो तरह के वर्क होते हैं। और तीसरा जो है वो है इंटरनल एनर्जी चेंज। इंटरनल एनर्जी चेंज, ये तीन पैरामीटर्स हमको अगर अच्छे से समझ में आ गए तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बहुत क्लियर हो जाएगा और समझिए 90% ऑफ चैप्टर खत्म हो जाएगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को ही समझना सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो हमारे पास 3 पैरामीटर्स है, पहले हम इनके साइन को समझेंगे। तो साइन कन्वेंशन बहुत ज़रूरी है, वो पहले आपको जानना बहुत आवश्यक है। क्या है जी? सबसे पहले आप जानिए कि Q का साइन कैसा होगा। तो Q को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं कब? जब हीट सिस्टम को दिया जाएगा, हीट गिवन टू सिस्टम, मतलब कि जब आप हीट सप्लाई करेंगे गैसियस सिस्टम को तो Q पॉजिटिव लेना है, और Q नेगेटिव लिया जाता है जब हीट एक्सट्रैक्ट हो, हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सिस्टम। आप ऐसा समझिए कि हीट अगर सिस्टम रिलीज कर रहा है तो माइनस में और हीट एब्सॉर्ब कर रहा है तो प्लस में। यह है हीट का साइन। इसके अलावा दूसरा आता है वर्क डन। तो वर्क डन का साइन पॉजिटिव लिया जाता है जब वर्क डन बाय द गैस होता है। अगर वर्क डन बाय गैस होगा तो आपको पॉजिटिव लेना है, और वर्क डन ऑन द गैस अगर है तो नेगेटिव लेना है। इसके अलावा अच्छा, वर्क डन पॉजिटिव और नेगेटिव और एक तरीके से हम लोग देख सकते हैं, वो होता है वॉल्यूम से। अगर देखिए वर्क डन बाय गैस होने का मतलब क्या है जी? गैस का वॉल्यूम एक्सपैंड करेगा और ये पिस्टन को ऊपर की ओर पुश करेगा, तो यानी कि वॉल्यूम बढ़ता है। तो जब वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो आप समझ जाइए कि वर्क डन पॉजिटिव होने वाला है, और जब वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो भी आपको वर्क डन समझ जाना है कि नेगेटिव होने वाला है। बहुत बच्चों को साइन में प्रॉब्लम होती है, अगर साइन में दिक्कत हो गया तो आप थर्मोडायनेमिक्स के मैक्सिमम क्वेश्चन मिस्टेक करोगे, इसलिए मैं साइन बहुत क्लियरली बता रहा हूँ, आप अच्छे से इसको ध्यान दीजिए। नेक्स्ट है इंटरनल एनर्जी का साइन। तो इंटरनल एनर्जी का साइन, इंटरनल एनर्जी जब इंक्रीज होगा, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, तो आपको पॉजिटिव लेना है, और इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो तो उसको नेगेटिव लेना है। अब ये कैसे डिसाइड होगा? ये टेम्परेचर से डिसाइड होता है, जो हम लोग आगे जरूर देखेंगे। तो हमारे पास ये 3 पैरामीटर्स हैं, और ये तीनों पैरामीटर्स हमको बहुत डिटेल में जानने का है। अब ये 3 पैरामीटर्स तो हैं, लेकिन ये तीनों पैरामीटर्स के वैल्यू प्रोसेस के अनुसार चेंज होते हैं। अब प्रोसेस क्या है जी? हमारे पास थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होते हैं। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या है? ये एक पीवी डायग्राम है। गैस का भी कुछ प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है और टेम्परेचर T1 है, और कहीं ये दूसरा वाला पॉइंट है उसका P2, V2 और T2। तो आप समझिए कि ये इसका पहला स्टेट था और ये इसका दूसरा स्टेट है। आपके इनिशियल और फाइनल स्टेट में के बीच में जो रास्ता आप तय करते हैं, ये थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कहलाता है। सो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस समझिए कि गैसियस सिस्टम के स्टेट को चेंज करने का तरीका है। बहुत हजारों तरीके से चेंज किया जा सकता है इस सिस्टम को, तो हजारों तरीके के थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो सकते हैं, लेकिन कुछ स्टैंडर्ड थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस हमको पढ़ने हैं। उसमें 4 प्रोसेस पढ़ने हैं। पहला है आइसोकोरिक। आइसोकोरिक प्रोसेस क्या है जी? एक ऐसा प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, जिसमें जो वॉल्यूम सिस्टम, गैसियस सिस्टम है, उसका वॉल्यूम जो भी होगा वो चेंज होना नहीं है, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। So जब वॉल्यूम ऑफ द गैसियस सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, द प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोकोरिक प्रोसेस। अच्छा, अगर वॉल्यूम के जगह प्रेशर कांस्टेंट होता है तो हम लोग बोलते हैं कि सिस्टम आइसोबैरिक प्रोसेस में है। आइसोबैरिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट, आइसोथर्मल प्रोसेस, और इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। और चौथा, ये लास्ट है, वो है एडियाबैटिक प्रोसेस, जिसमें हीट
कांस्टेंट होता है, हीट एक्सचेंजेस नहीं होते। तो ये 4 तरह के प्रोसेस हैं। चारों तरह के प्रोसेस के लिए तीन तीन पैरामीटर्स हम लोग को पता है। आइसोकोरिक के लिए भी हम लोग 3 पैरामीटर यानी कि Q, W और U, डेल्टा U, ये तीनों चीज देखेंगे आइसोकोरिक के लिए। इसी तरह से आइसोबेरिक में हीट कितना होगा, वर्क डन कितना होगा और इंटरनल एनर्जी चेंज कितना होगा, सबका अलग फॉर्मूला है। इसी तरह से आइसोथर्मल का अलग और एडियाबेटिक का अलग है, लेकिन बहुत सारे फॉर्मूले सेम जैसे हैं और इसको याद करना बहुत डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। हम लोग अभी देखेंगे तुरंत कंपैरिजन से बहुत अच्छे से, तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि कैसे चारों प्रोसेस के ये 3 पैरामीटर्स किस तरह से लिखे जाते हैं। चारों थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स के चैप्टर का कोर समरी समझिए इसी में है। सो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक यही है, चारों प्रोसेस के अलग अलग 3 पैरामीटर्स हैं उनको समझना। तो इसको समझने के लिए हमको कुछ फॉर्मूलाज हैं जो गाइडिंग फॉर्मूला के रूप में आपको मदद करने वाले हैं। तो कौन कौन से गाइडिंग फॉर्मूला है समझिए। सबसे पहला फॉर्मूला है इंटरनल एनर्जी का, डेल्टा यू विच इज इक्वल टू, आपको मैं पीछे बता चुका हूँ, F/2 डेल्टा टी। और F/2 जो है उसको हम लोग पीछे पता है कि CV भी पढ़ते थे, तो NCV डेल्टा टी भी डेल्टा यू का फॉर्मूला है। और CV इज इक्वल टू, पीछे हम लोग ये भी पढ़े हैं कि R/γ-1 होता है। आप पीछे जरूर याद रखिए ये सब चीज़। तो ये हमारा डेल्टा यू का फॉर्मूला है जो आपको याद होना चाहिए। दूसरा फॉर्मूला हम लोग को गाइडिंग फॉर्मूला है, वो है वर्क डन का। वर्क डन जो है वो कैसे निकाला जाता है किसी भी प्रेशर वॉल्यूम वर्क के लिए। द वर्क डन इज कैलकुलेटेड बाय कैलकुलेटिंग द इंटीग्रेशन ऑफ PdV फ्रॉम V1 टू V2। और तीसरा फॉर्मूला है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फॉर्मूला खुद, जो कि है आप हीट कितना सप्लाई करते हैं, जो पूरा का पूरा इस्तेमाल होता है 2 चीज़ों में, पहला इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में और दूसरा वर्क डन करने में। तो ये 3 फॉर्मूला हमारे पास हैं। आप इस 3 फॉर्मूला में 3 चीज़ें याद रखिए। पहला, अगर टेम्परेचर डेल्टा टी 0 है यानी कि टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगा। इंटरनल एनर्जी किसी और चीज़ों पे डिपेंड नहीं करती, ये टेम्परेचर चेंज के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए टेम्परेचर अगर चेंज नहीं होगा इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हो सकता। दूसरा है DV, वॉल्यूम चेंज अगर नहीं होगा तो वर्क डन 0 होगा। हीट एक्सचेंज नहीं होगा तो Q जो 0 होगा। ये तीनों पैरामीटर्स कब कब 0 होंगे ये पता होना चाहिए। चलिए स्टार्ट इसी से करते हैं। आइसोकोरिक है, वॉल्यूम हो गया कांस्टेंट, तो वॉल्यूम जैसे ही कांस्टेंट होगा इन दिस केस ऑब्वियसली द वर्क डन इज 0। एक क्लियर है यहाँ से। उसके बाद देखिए आइसोथर्मल है, इट मीन्स टेम्परेचर कांस्टेंट, और टेम्परेचर कांस्टेंट अगर होगा तो आपको पता है डेल्टा यू जो है टेम्परेचर चेंज होने पे ही डेल्टा यू चेंज होगा। तो इस केस आइसोथर्मल के केस में आपको ये पता चल जाएगा कि डेल्टा यू जो है वो है 0। एडियाबेटिक में हीट एक्सचेंज नहीं होता तो इसमें Q कांस्टेंट है, मतलब कि हीट बाहर से नहीं दिया जाएगा, सो द डेल्टा Q विल बी 0। इन दैट सिचुएशन आपको Q 0 हो जाएगा। तो आपको ये सब चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं आइसोबेरिक से, जिसमें P कांस्टेंट है। प्रेशर जब कांस्टेंट होता है, आइडियल गैस इक्वेशन क्या लिखते हैं, सो देखिए आइडियल गैस इक्वेशन आपको पता है PV इज इक्वल टू nRT, जिसमें P कांस्टेंट हो गया तो V और T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, यानी कि V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। ये पहला फॉर्मूला आपको आइसोबेरिक के लिए याद रखना है। अच्छा, आइसोबेरिक के केस में वर्क डन चूंकि प्रेशर कांस्टेंट है, तो आप ये फॉर्मूला वर्क डन का ऊपर देख रहे हैं PdV V1 टू V2, तो इसमें प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रेशर बाहर आ जाता है, और V2 DV का इंटीग्रेशन V1 से V2 यू गेट डेल्टा V। सो वर्क डन इज P डेल्टा V, यानी कि P V2 माइनस V1। दिस इज द वर्क डन फॉर्मूला फॉर आइसोबेरिक सिचुएशन। नेक्स्ट, कभी कभी क्या होता है कि वर्क डन में आपको प्रेशर नहीं दिया रहेगा, उस केस में वर्क डन के लिए आपको P डेल्टा V का फॉर्मूला PV इज इक्वल टू nRT से P डेल्टा V इज इक्वल टू nR डेल्टा TB होता है। तो दूसरा फॉर्मूला वर्क डन का एक और फॉर्मूला आपको याद रखना है, वो है nR डेल्टा T। अच्छा,
उसके बाद आइडियल गैस आइसोबेरिक के कंडीशन में वर्क डन ये हो गया। हीट एब्सॉर्ब जो होते हैं किसी भी कंडीशन में, हीट एब्सॉर्ब हमेशा एन सी डेल्टा टी से ही निकलेगा। तो अगर आइसोबेरिक है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो आप कैसे निकालेंगे, एन सी पी डेल्टा टी से, ये हीट हुआ। और डेल्टा यू जो है वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा एन सी वी डेल्टा टी से, जो कि मैं ऊपर लिख चुका हूँ। देखिए ये पैरामीटर्स हमारे Q निकल गए, W निकल गया और डेल्टा U निकल गया। ये चार पैरामीटर्स हमको पता होना चाहिए। आइसोकोरिक के केस में हम आइडियल गैस इक्वेशन पहले लिखते हैं। तो वॉल्यूम हो गया कांस्टेंट, तो PV इज इक्वल टू nRT में V कांस्टेंट हो गया, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। सो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T मीन्स P1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 बाई T2। ये फॉर्मूला है आइसोकोरिक के लिए। अच्छा, इसमें वर्क डन आपको पता है कि जीरो होगा, और वर्क डन जब जीरो होगा तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में देखिए, आप फर्स्ट लॉ में वर्क डन अगर जीरो कर देते हैं, इसका मतलब Q जो है वो डायरेक्टली इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा U। इसलिए इस कंडीशन में हम लोग Q का जो फॉर्मूला लिखते हैं, चूंकि ये आइसोकोरिक है, सो इट बिकम्स NCV डेल्टा T। और इस केस में तो डेल्टा U भी Q के इक्वल है, तो डेल्टा U का भी फॉर्मूला NCV डेल्टा T ही होता है। इसमें इंपॉर्टेंट एक कन्वर्जन बहुत जरूरी है, क्योंकि CV में बताया ऊपर देखिए, CV इज R बाई गामा माइनस 1, तो Q इज इक्वल टू डेल्टा U इज इक्वल टू, आप CV को लिख सकते हैं R बाई गामा माइनस 1, और डेल्टा T जो है वो T2 माइनस T1 तो है ही। ये है फॉर्मूला हीट और इंटरनल एनर्जी चेंज दोनों का इन द केस ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, तो आप देखिए इंटरनल एनर्जी चेंज जीरो हो चुका है, क्योंकि टेम्परेचर चेंज होना जरूरी है इंटरनल एनर्जी के चेंज होने के लिए। आइसोथर्मल के केस में आपके पास आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है जी, तो PV इज इक्वल टू nRT है, उसमें T कांस्टेंट हो गया, यानी कि PV जो है इस समय अब कांस्टेंट है। तो PV कांस्टेंट होने का मतलब P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ये हमारा फॉर्मूला है आइसोथर्मल के केस में आइडियल गैस इक्वेशन। इसमें डेल्टा U जीरो होता है, तो आप देखिए फर्स्ट लॉ में अगर डेल्टा U जीरो कर देते हैं फर्स्ट लॉ में, सो Q इज डायरेक्टली इक्वल टू W इन दिस केस। मतलब जो भी आप हीट देंगे, सारा का सारा प्रेशर वॉल्यूम वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस केस में वर्क डन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, आपको याद रखना है। वर्क डन होता है nRT लॉन ऑफ V2 बाई V1। ये फॉर्मूला है वर्क डन इन द आइसोथर्मल कंडीशन। इसका डेरिवेशन बहुत सिंपल है अभी, लेकिन हम डेरिवेशन नहीं कराएंगे, आपको फॉर्मूलाज याद रखने हैं। V2 बाई V1 आप देख सकते हैं कि V2 बाई V1 ऊपर के फॉर्मूला से, आइडियल गैस वाले से, ये P1 बाई P2 का इक्वल है। तो वर्क डन का एक और फॉर्मूला बनता है जब आपके पास प्रेशर दिया हो, वॉल्यूम ना दिया हो, तब ये फॉर्मूला होता है P1 बाई P2। ये वर्क डन है। आप देखिए वर्क डन ही हीट के बराबर है, इसलिए ये दोनों फॉर्मूला हीट के लिए भी सेम है। तो nRT ln V2 बाई V1 और या फिर P1 बाई P2, ये फॉर्मूला हीट के लिए भी इस्तेमाल होगा। तो आइसोथर्मल कंडीशन में डेल्टा U, Q और W और Q के एक्सप्रेशन आपको याद रखने हैं। तीनों पैरामीटर्स हो गया। एडियाबेटिक के केस में Q जीरो है, यानी कि हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा, तो इसमें आइडियल गैस इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई करके निकालना पड़ता है, एक छोटा सा डेरिवेशन है, लेकिन इसमें आइडियल गैस इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल करेगा। और फाइनली आपको क्या मिलेगा, फॉर एडियाबेटिक हमारे पास PV का पावर गामा जो होता है वो कांस्टेंट होता है और Q जीरो है। इसके अलावा अब हम लोग देखते हैं इसका वर्क डन। तो अगर Q जीरो है तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से Q जीरो हो गया, इट मीन्स डेल्टा U प्लस W, तो ये जीरो हो गया। सो इट मीन्स आप जान सकते हैं कि डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस W ये होगा। तो इसमें हम वर्क डन का और डेल्टा U का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। डेल्टा U का जो फॉर्मूला है वो चेंज कभी नहीं होता, वो NCV डेल्टा T ही रहता है। बस इतना इम्पोर्टेंट है कि ये T2 माइनस T1 है, तो ये N और CV का वैल्यू आपको पता है R बाई गामा माइनस 1, और डेल्टा T इज T2 माइनस T1।
और डेल्टा यू जितना है उतना ही डब्ल्यू है बट विथ ए माइनस साइन। सो वर्क डन का फॉर्मूला यहाँ पर हो जाता है सेम फॉर्मूला एन आर गामा माइनस वन, और बस टी टू माइनस टी वन की जगह टी वन माइनस टी टू। बस इतना ही हमको याद रखना है। मैं आपको चारों प्रोसेस एक साथ एक ही जगह पर दिया हूँ ताकि आप सारे को समझ सके एक बार में और आप इनको याद रखने में आसानी फील करें। देखिए, ये है आइसोबेरिक, ये है आइसोकोरिक के तीनों पैरामीटर्स, ये है आइसोथर्मल के तीनों पैरामीटर्स, ये है एडियाबेटिक के तीनों पैरामीटर्स। आपको ध्यान रखने वाली बात ये है कि आप हीट एब्जॉर्ब का फॉर्मूला एनसी डेल्टा टी लगभग हर जगह पे कांस्टेंट है। डेल्टा यू का फॉर्मूला एनसीवी डेल्टा टी, ये हर जगह पे सेम है। देखो डेल्टा यू जहाँ जहाँ चेंज हो रहा है आइसोथर्मल में 0 होता है, बाकी सारे जगह पे सेम फॉर्मूला है इसका। बस वर्क डन का जो फॉर्मूला है वो सबके लिए अलग है। वर्क डन का फॉर्मूला को बहुत अच्छे से याद करिए और बाकी आपको याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो ये है आपके चारों प्रोसेस के सारे फॉर्मूलाज एक साथ। एडियाबेटिक प्रोसेस के कुछ फॉर्मूलेस आपको और याद रखने हैं। जैसे क्या फॉर्मूले हैं जी, तो आपको मैं जस्ट बताया एडियाबेटिक केस में पी वी का पावर गामा ये कांस्टेंट होता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अच्छा, पी वी का पावर गामा इज कांस्टेंट, इसके लिए पी को हम लोग एन आर टी बाई वी भी लिख सकते हैं बाई आइडियल गैस इक्वेशन। सो पी इज इक्वल टू, अगर एन आर टी बाई वी भी लिखा जाए और यहाँ भी का पावर गामा है ऑलरेडी, तो ये भी कांस्टेंट ही होगा। आप इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ, एन और आर कांस्टेंट है, यहाँ बचा टेम्परेचर, वी ऊपर चला जाएगा तो वी, ये वी ऊपर चला गया और ये बन गया गामा माइनस वन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर इंटू वॉल्यूम इंटू गामा माइनस वन इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, ये सेकेंड फॉर्मूला है। अच्छा, क्यों हम P को ही रिप्लेस, यहाँ पर P को रिप्लेस किए, क्यों ना हम V को रिप्लेस कर दें। तो V को हम कैसे लिखते हैं जी, तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है, तो V को मैं लिख सकता हूँ एन आर टी बाई पी। तो मैं इसको लिखता हूँ V को एन आर टी बाई पी और ऊपर गामा लगा हुआ है तो गामा रहने देते हैं इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहाँ से आपको क्या मिलता है, P ये हो गया, एन आर तो कांस्टेंट है, यहाँ पर हम सिर्फ टी को रखते हैं तो टी टू द पावर गामा और ये पी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब ये ऊपर लेकर आते हैं तो ये 1 है और ऊपर चला जाएगा तो 1 माइनस गामा और टी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये तीन फॉर्मूले जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। पहला पी वी का पावर गामा, ये तो 5 स्टार फॉर्मूला है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होगा इसका। और टी वी टू द पावर गामा, ये भी एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर्मूला, ये भी बहुत ज़्यादा यूज आता है। इस वाले का ज़्यादा यूज नहीं होगा बट फिर भी आप याद रखिए। इसके बाद थर्मोडायनेमिक्स में ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बाद जो हम लोग को जानना है वो ग्राफ और ग्राफ जानना है। तो ग्राफ में सबसे पहला जो ग्राफ हम लोग को पढ़ना है वो है पीवी डायग्राम, और ये इजी और सबसे इम्पॉर्टेंट ग्राफ है। पीवी ग्राफ का मतलब प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ, जो आपको दिया रहेगा। आपको प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जाननी है, यही इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको बहुत मदद करेंगी। जैसे प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ में कोई एक पॉइंट अगर आप लेते हैं तो ये एक किसी गैस का थर्मोडायनेमिक स्टेट बताता है। इसको आप जब यहाँ से कनेक्ट करेंगे तो आपको P1 इसका प्रेशर पता चलेगा। आप इसको यहाँ से कनेक्ट करेंगे तो इसका V1 वॉल्यूम पता चलेगा, P1 V1। और यहाँ से आप टेम्परेचर निकाल सकते हैं कभी भी। टेम्परेचर इज इक्वल टू क्या होता है जी, तो PV इज इक्वल टू nRT आपको पता है। तो टेम्परेचर निकालने के लिए आपको P और V अगर पता है तो बाई NR ही करना है, जिसमें से R हमको ऑलरेडी पता होता है। ओनली नंबर ऑफ मोल्स इज रिक्वायर्ड। तो आपको बताया जाएगा कि अगर ये गैस है इसके कितने मोल्स लिए गए हैं, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि इस जगह पर इसका टेम्परेचर कितना है। तो थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट भी इसको बोलते हैं PVT को। और आप एक स्टेट से इस जगह से किसी दूसरे जगह जा रहे हैं, ये है मान के चलिए दूसरा स्पॉट, और ये है P2, ये V2 और इसका टेम्परेचर T2। और यहाँ पर आप इसको निकाल भी सकते हैं, यहाँ आपको P2 मिलेगा प्रेशर, यहाँ मिलेगा
वॉल्यूम V2 और PV इज इक्वल टू nRT से टेम्परेचर मिल जाएगा T व्हेन नंबर ऑफ मोल्स विल बी गिवन टू यू। अब यहाँ से यहाँ जाने के लिए, स्टेट ए से स्टेट बी जाने के लिए जो रास्ता आप अपनाते हैं, इसी रास्ते को हम लोग बोलते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। अब ये प्रोसेस किसी भी रास्ते, हजारों रास्ते लिए जा सकते हैं, लेकिन कुछ स्टैंडर्ड रास्ता जो है वो हम लोग को जानना है। और उस रास्ते के बारे में, जैसे कि अलग अलग स्टैंडर्ड थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जो हम बताए आप लोग को, आइसोथर्मल, आइसोबेरिक, आइसोकोरिक और एडियाबेटिक, ये 4 थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब पीवी ग्राफ का तो ये एक बेसिक है। इसके अलावा पीवी ग्राफ में आपको जानना है कुछ इंपॉर्टेंट चीज, जैसे इन पीवी ग्राफ यू नो दैट फॉर्मूला आपको पता थे ना पीछे, वर्क डन का फॉर्मूला है पी डीवी का इंटीग्रेशन फ्रॉम V1 टू V2। पी डीवी का इंटीग्रेशन मतलब यार पीवी ग्राफ जो आपको दिया रहेगा उसका एरिया, इंटीग्रेशन मीन्स यू फाइंड एरिया, राइट। तो आप मान के चलो कि यही अगर ग्राफ में हम गए हैं, ये हमारा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है, तो ये हम प्लेस ए से प्लेस बी गए। अब आपको पूछा गया कि ए से बी जाने में वर्क डन कितना हुआ। सो इन दैट केस हाउ व्हाट विल यू डू? सो इन दैट केस वर्क डन इज कैलकुलेटेड बाय जस्ट फाइंडिंग द एरिया बिटवीन ए एंड बी विच इज वॉल्यूम V1 एंड V2, राइट। यहाँ वॉल्यूम V1 से V2 तक जाने में आपको कितना वर्क डन करना पड़ा, इसका एरिया अंडर द ग्राफ, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, आप एरिया अंडर द ग्राफ मेजर करेंगे, दिस एरिया यू विल गेट द वर्क डन। अच्छा, एरिया अगर आपको फाइंड करने से वर्क डन मिल जाता है, वर्क डन कैसा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये कैसे पता चलेगा? बहुत इजी है पता करना। अगर आप देखिए वॉल्यूम, अब थर्मोडायनेमिक रास्ता जो पकड़े हैं, प्रोसेस है, उस रास्ते में अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ना मतलब वॉल्यूम एक्सिस में आगे जाना, तो वॉल्यूम जब बढ़ेगा तो वर्क डन हमेशा पॉजिटिव होगा। सो वॉल्यूम इंक्रीज इफ इट इज टेकिंग प्लेस, सो इट इज वर्क डन, द वैल्यू इज पॉजिटिव, वर्क डन बाय द गैस, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। वर्क डन इज पॉजिटिव मीन्स वर्क डन बाय गैस। और अगर वर्क डन नेगेटिव होगा, यानी कि वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, इट मीन्स, अगर मान के चलिए मैं ये थर्मोडायनेमिक्स का जो एरो है, प्रोसेस का एरो, ये प्रोसेस का एरो मैं अपोजिट कर देता, इन दैट केस यू सी दैट वॉल्यूम वाज लार्जर अर्लियर, बट अब फाइनली जब यहाँ पहुंचेंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। इस केस में वर्क डन जो होता है वो नेगेटिव होता है, और इसको हम लोग बोलते हैं वर्क डन ऑन द सिस्टम और गैस, दोनों वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए वर्क डन का वैल्यू कैसे निकलेगा, बाय फाइंडिंग द एरिया, और वर्क डन पॉजिटिव या नेगेटिव ये डिटरमाइन कैसे करेंगे, बाय सीइंग दैट वेदर द वॉल्यूम इंक्रीजेस और नॉट। नाउ वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज, जैसे कि मैं बोलूँ कि ये रास्ता से हम गए, ये A to B, और A to B हम जाने का कोई और रास्ता अपना लिए ये, और फिर यहाँ से यहाँ गए, तो ये 2 रास्ते से हम A से B पहुँच रहे हैं। ऐसे केस में आप बोलेंगे कि वर्क डन किस में ज़्यादा होगा, बताइए। तो वर्क डन किस में ज़्यादा होगा जी, तो A to B अगर आप जा रहे हैं तो आपको ये एरिया फाइंड करना है। तो दिस इज द एरिया, दिस इज आवर वर्क डन, मतलब ये जो ग्राफ है इसका एरिया फाइंड कर दीजिए, यू विल गेट द वर्क डन। सेकेंड, अगर आपको बोला जाए कि दूसरे प्रोसेस से वर्क डन कितना हुआ ये बताइए, तो दूसरा प्रोसेस है कहाँ से कहाँ, यहाँ से यहाँ। इस केस में अगर वर्क डन मैं देखूँ तो आपको कौन सा एरिया फाइंड करना चाहिए, बिलो द ग्राफ। बिलो द ग्राफ मीन्स आपको ये एरिया चाहिए जो कि अभी रेक्टेंगल है, तो आप रेक्टेंगल का एरिया आसानी से निकाल सकते हैं, ये एरिया। और इस वाले लाइन में जब B से A to B जाने के समय ये जो बीच का पॉइंट है यहाँ से ऊपर जा रहा है, इस समय तो देखिए वॉल्यूम चेंज हुआ ही नहीं, ऊपर जाते समय वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, और वर्क डन तो भाई PdV है, इंटीग्रेशन, जब तक चेंज नहीं होगा वॉल्यूम, वर्क डन विल रिमेन 0। सो इन दैट केस वर्क डन विल बी 0। तो ये वाले ग्राफ में, ऊपर वाले ग्राफ में वर्क डन नहीं हो रहा, जो वर्क डन हो रहा है सिर्फ A से यहाँ तक आने में हो रहा है, और इसका एरिया फाइंड करेंगे तो वर्क डन मिल जाएगा। आप देखो, देख करके पता लगा सकते हैं, अगर मैं पूछूं ये पहला वाला वर्क डन A से B जाने में ये वाले रास्ते में, और सेकंड वर्क डन जब इधर से आप इधर जा रहे हैं, दोनों में कौन बड़ा है, तो आप देखिए वर्क डन पहले वाले में एरिया देखिए बहुत लार्ज है,
सो वर्क डन 1 इज मच लार्जर दैन वर्क डन 2, राइट। दोनों में से वर्क डन का वैल्यू लार्जर है इसमें। सेकंड पूछा जा सकता है कि क्या दोनों पॉजिटिव हैं जी, बिल्कुल दोनों पॉजिटिव है। आप देखिए दोनों में वॉल्यूम बढ़ रहा है तो पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों है। ओके नेक्स्ट है, नेक्स्ट लेट्स सी द ग्राफ फॉर ईच ऑफ द फंक्शन। हम लोग जनरली पीवी ग्राफ देखेंगे क्योंकि पीवी ग्राफ ही सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग इंडिकेटर ग्राफ भी बोलते हैं, इंडिकेटर डायग्राम या इंडिकेटर ग्राफ। तो सबसे पहले हम लोग आइसोबेरिक के लिए देखते हैं कि इंडिकेटर कर्व कैसा होगा। देखिए आइसोबेरिक में पीवी ग्राफ में आपको पता है आइसोबेरिक में पी कांस्टेंट होता है जी। सो प्रेशर कांस्टेंट मींस प्रेशर एक्सिस में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। इट मींस द ग्राफ विल बी गोइंग फ्रॉम ए टू बी। वॉल्यूम देखिए इंक्रीज होता जा रहा है V1 से V2 बट द प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। इस ग्राफ में भी आपको एरिया फाइंड करना, आपको पता है पीवी ग्राफ का एरिया फाइंड कर दीजिए तो वर्क डन पता चल जाएगा। आइसोकोरिक ग्राफ देखते हैं। प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ में वॉल्यूम इस बार कांस्टेंट है V कांस्टेंट, तो वॉल्यूम एक्सिस में कोई चेंजेस नहीं होगा, प्रेशर भले बदलता रहेगा। तो ये है फ्रॉम A टू B। ओके नेक्स्ट है आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल के लिए भी हम लोग बना लेते हैं ग्राफ इज पीवी ग्राफ। आइसोथर्मल में क्या होता है जी, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। इस केस में आप PV इज इक्वल टू nRT में PV एंड nRT तीनों कांस्टेंट हो गया तो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट हो गया। इन दिस केस P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। जब इनवर्स प्रोपोर्शन का ग्राफ होता है तो कैसे बनता है जी, तो आपको पता है कि इनवर्स प्रोपोर्शन का ग्राफ बनता है एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। व्हेनेवर देयर इज इनवर्स प्रोपोर्शन आपको पता है कि ग्राफ कैसा बनेगा। सो A से हम B जा रहे हैं एंड द ग्राफ इज ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ओके आपको इसमें भी वर्क डन फाइंड करना है तो वर्क डन कैसे फाइंड होगा, फाइंडिंग द एरिया। लेकिन ये एरिया आप कैसे फाइंड करेंगे, ये तो कोई रेगुलर फिगर है नहीं, तो इस केस में हम लोग फॉर्मूला का यूज कर लेते हैं। पता है वर्क डन का फॉर्मूला है nRT ln V2 by V1। तो आपको इस जगह पर एरिया फाइंड करना मुश्किल हो जाएगा। सो बेटर फाइंड दिस वर्क डन फ्रॉम दिस फॉर्मूला। ओके इसमें आपको क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, गैस कांस्टेंट चाहिए, टेम्परेचर आपको दिया रहेगा कि ये टेम्परेचर कितना टेम्परेचर पर आइसोथर्म बनाया गया है। सो आपको बोलेगा जब फॉर एग्जांपल 300 केल्विन पे बना है तो दिस इज ग्राफ फॉर 300 केल्विन। अगर ऐसा हो कि ग्राफ का मतलब टेम्परेचर इन्वायरमेंट का बढ़े या सिस्टम का बढ़े तो आप जानिएगा ग्राफ स्विच करेगा ऊपर की ओर। तो ये अलग अलग आइसोथर्म्स हैं, ऊपर टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे ग्राफ शिफ्ट होता है बट द ग्राफ विल स्टिल बी ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ओनली इट विल कीप ऑन शिफ्टिंग अप। सो ये T1 है, T2 है, T3 है। एज द टेम्परेचर राइजेस द आइसोथर्मल ग्राफ शिफ्ट्स अपवर्ड्स। और V2 बाई V1 आपको यहाँ से पता चल जाएगा, V1 ये है और V2 ये है। तो आप देखिए सब कुछ आपको ग्राफ से पता चल जाता है अगर आइसोथर्मल कर्व में आपको PV दिया हुआ है तो। आपको इसे भी याद रखना है कि आइसोथर्मल के केस में ये फॉर्मूला जो है वर्क डन का वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ग्राफ में आपको V1 V2 क्लियरली दिया गया तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिएगा, और अगर प्रेशर क्लियरली दिया हुआ है तो P1 बाई P2 इस्तेमाल कीजिएगा। पीछे मैं बहुत अच्छे से बता चुका हूँ तो उसको आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है एडियाबेटिक जिसमें Q 0 होता है। तो इस केस में मैं आपको बता चुका हूँ कि PV का पावर गामा कांस्टेंट होता है, और ऐसे केस में जब आप PV कर्व बनाएंगे तो कैसा बनेगा जी, तो PV कर्व अगर बनाया जाता है तो जब PV कांस्टेंट था आइसोथर्मल में तो इनवर्स प्रोपोर्शन वाला ग्राफ बना। जब PV का पावर गामा कांस्टेंट होता है, गामा इज द CP बाई CV का वैल्यू, और आपको पता है कि गामा का वैल्यू 1.67 होता है मोनो एटॉमिक के लिए और 1.4 होता है डायटोमिक, बोथ आर ग्रेटर देन 1। इसलिए PV का पावर गामा का स्लोप जो होता है वो PV के स्लोप से ज़्यादा होता है, मतलब आप और आपको डीप ग्राफ मिलेगा। तो आप अगर ग्राफ इसका ड्रॉ करेंगे तो आपको, अगर मैं आइसोथर्मल का ग्राफ बनाऊं ऐसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला तो इस केस में एडियाबेटिक का ग्राफ इससे ज़्यादा स्लोप लेकर जाएगा। सो यू विल गेट ग्राफ लाइक दिस, यू गेट ग्राफ लाइक दिस। सो दिस इज आइसोथर्मल, लेकिन बाकी दोनों जो इससे भी नीचे चले जाएंगे इनको हम लोग आइसोथर्मल नहीं, इसको हमको एडियाबेटिक कर्व बोलना है। अच्छा ऐसे कर्व में भी एरिया फाइंड करना इज नॉट इजी क्योंकि कर्व है, इट्स नॉट अ रेगुलर फिगर। सो ऐसे केस में वर्क डन के लिए आपको फॉर्मूला ही याद रखना है। क्या था फॉर्मूला जी, सो वर्क डन इन द केस ऑफ एडियाबेटिक वाज
एन आर बाई गामा माइनस वन T1 माइनस T2। देख लीजिए थोड़ा पीछे, ये है वर्क डन इन द केस ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस। तो ये है ग्राफ, पीवी ग्राफ मोस्टली। लेकिन अगर अदर टाइप के ग्राफ आते हैं तो आपको सिर्फ आइडियल गैस इक्वेशन को अच्छे से ध्यान देना है। मान के चलिए कि टीवी और टी और वी का ग्राफ आया, उस केस में टी अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो टीवी का ग्राफ कैसा होगा? देखो जी, टीवी का ग्राफ है, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो टी और वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। इसके बाद जो टॉपिक आता है वो है साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस क्या है जी? साइक्लिक प्रोसेस नाम से ही पता चलता है कि एक ऐसा प्रोसेस जो पूरा साइकिल कंप्लीट करके वापस वहीं लौट जाए जहां से स्टार्ट हुआ था। जैसे कि कोई एक प्रोसेस है जो स्टार्ट हुआ P1 V1 T1 से, और फिर कोई एक रास्ता लेकर कोई थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के साथ ये पहुंच गया P2 V2 T2 पर, और यहाँ पहुँचने के बाद फिर कुछ प्रोसेस हुआ और ये रिटर्न आ गया वापस वहीं जहाँ से ये चला था। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कि एक साइक्लिक प्रोसेस है, A टू B गया और B टू A वापस आ गया। तो ऐसे प्रोसेस को साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं इन विच द ओरिजिनल स्टेट ऑफ द सिस्टम इज अचीव्ड बैक आफ्टर गोइंग थ्रू मल्टीपल थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। अब ऐसे केसेस में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो याद रखनी है आपको। क्या क्या इंपॉर्टेंट है? सबसे पहला नोट, क्योंकि सिस्टम जहां से जा रहा है रिटर्न वहीं आ जा रहा है, इसीलिए टेम्परेचर चेंज इन द होल साइक्लिक प्रोसेस डेल्टा टी जीरो होता है। अगर डेल्टा टी जीरो है, क्योंकि सेम टेम्परेचर जहां से स्टार्ट हो वहीं पर रिटर्न आ गया, तो पूरे सिस्टम के लिए आप टेम्परेचर जब लीजिएगा चेंज, वो जीरो होगा। अब डेल्टा टी का सीधा कनेक्शन डेल्टा यू से है, क्योंकि डेल्टा यू क्या होता है? NCV डेल्टा टी होता है। इंटरनल एनर्जी तभी चेंज होगी जब टेम्परेचर चेंज होगा, लेकिन यहाँ पूरे साइक्लिक प्रोसेस में नेट टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, इसलिए डेल्टा यू भी जीरो होती है साइक्लिक प्रोसेस के केस में। ये चीज़ के बाद आप देखिए, जब डेल्टा यू जीरो हो गया तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा यू। अब डेल्टा यू जीरो हो गया, इसलिए Q साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन के बराबर होता है, वर्क डन पूरे साइक्लिक प्रोसेस का। तो नेट वर्क डन इज इक्वल टू Q साइक्लिक प्रोसेस। अब देखिए कि साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन जितना होता है, कितना होता है जी? तो पीवी कर्व है तो आप एरिया से निकाल सकते हैं। तो आप देखिए, अगर जब आप यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो वर्क डन कैसा होगा? तो वॉल्यूम बढ़ रहा है तो वर्क डन पॉजिटिव होता है। अब वर्क डन चूंकि हीट के बराबर है तो यहाँ पर ये हीट एंटर होती है। पॉजिटिव हीट का मतलब क्या है? हीट इनपुट होना। सो हीट इज टेकन बाय द सिस्टम या हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम। तो कुछ Q1 हीट एंटर कर गया, और जब ये वापस देखिए इसका वॉल्यूम कम हुआ, यानी कि वर्क डन नेगेटिव हुआ, इन दैट केस व्हाट हैपेंस? हीट एक्सट्रैक्ट होता है। तो ये नेगेटिव होगा और हीट एक्सट्रैक्ट होगा। तो इन दोनों का आप जब डिफरेंस निकालेंगे, Q इनटेक हुआ और माइनस Q2 बाहर चला गया, जो बचता है वही है वर्क डन यहाँ का। इसके अलावा पीवी ग्राफ है तो वर्क डन एरिया से भी निकलता है। तो आप पहला वाला ग्राफ का अगर नीचे का पूरा एरिया लेंगे तो ये A से B जाने के समय का वर्क डन मिलेगा। और अगर आप सिर्फ रिटर्न आने का वर्क चाहते हैं तो क्या करेंगे? रिटर्न आने के समय का आप एरिया ले लेंगे यहाँ से यहाँ तक का। तो आप ये एरिया अगर लेंगे तो आपको वर्क डन मिलेगा रिटर्न आने समय। तो मैं आपको अगर वर्क डन नेट पूछूं तो वर्क डन 1 प्लस वर्क डन 2, शुरुआत का वर्क डन पॉजिटिव वाला जो वैल्यू है वो रखेंगे, और बाद में रिटर्न आते समय जो नेगेटिव वैल्यू वर्क डन का वो रखेंगे, तो यू विल गेट ए पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि पॉजिटिव वाला बड़ा है। सो वर्क डन नेट यहाँ से निकालते हैं। तो आपको एक चीज याद भी रखना है, क्लॉकवाइज अगर साइकिल देखते हैं क्लॉकवाइज, तो हमेशा याद रखिए कि वर्क डन पॉजिटिव ही होगा, और जब साइकिल एंटी क्लॉकवाइज है तो वर्क डन पक्का है कि नेगेटिव ही होगा। सिर्फ पीवी ग्राफ नहीं, और भी तरह के ग्राफ हो सकते हैं। एक टीवी ग्राफ मैं लेता हूँ। तो जब टीवी ग्राफ लेंगे तो कुछ ग्राफ ऐसा अगर दिया हो, बाय चांस समझिए कुछ ऐसा, तो ये प्रोसेस है ABC। अगर बोल दिया गया कि प्रोसेस का जाने का तरीका ऐसा है, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज है,
तो आपको बताना है कि इसका नेट वर्क डन कितना होगा, या कुछ भी पूछा जा सकता है। आपको कुछ दिया रहेगा, जैसे दिया रहेगा कि इसका टेम्परेचर कुछ है, कुछ T1, और इसका टेम्परेचर कुछ। ऐसे केस में आपको याद क्या रखना है, आप पहले देखिए कि कैसा कैसा ग्राफ है ये पहचानिए। आप अगर ग्राफ पहचानने सीख गए तो सारे काम खत्म। देखो, आप टी और भी का ग्राफ जब अगर आप स्ट्रेट लाइन देखते हैं तो इसका मतलब टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी का सिचुएशन यहाँ पर है। अब टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी कब होता है जी? तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी में आप टी और भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कब कहते हैं? जब प्रेशर कांस्टेंट हो, यानी कि इस जगह पे प्रेशर कांस्टेंट है, यानी कि ए टू बी जो है वो आइसोबेरिक है। अब आपको याद होना चाहिए कि अगर हम पूछे वर्क डन आइसोबेरिक का क्या होता है, वर्क डन ए टू बी कितना होगा, तो आप तुरंत बता सकते हैं वर्क डन ए टू बी निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, पी डेल्टा भी करना है। यही वर्क डन होता है आइसोबेरिक के केस में, पी वी टू माइनस वी वन। अगर आपको प्रेशर दिया हो तो ये फॉर्मूला लगाना है, अगर प्रेशर ना दिया हो तो मैं इसके लिए भी बताया हूँ कि पी डेल्टा भी आइडियल गैस इक्वेशन से पी डेल्टा वी का फॉर्मूला एक और होता है एन आर डेल्टा टी भी। तो पी डेल्टा वी को आप रिप्लेस करके एन आर डेल्टा टी यानी कि T2 माइनस T1, इस फॉर्मूला से भी डब्ल्यू ए बी निकाल सकते हैं। आप यहाँ देखिए, आपको T1 और T2 दोनों दिया गया है। T2 मतलब कि फाइनल टेम्परेचर, जो आप B पहुँच गए हैं तो वहाँ का टेम्परेचर लेंगे, और T1 से आप स्टार्ट किए हैं तो वहाँ का टेम्परेचर लेंगे, और N है नंबर ऑफ मोल्स, जो इसमें क्वेश्चन में ही दिया गया हो कि ये 2 मोल्स है, ऐसा कुछ करके दिया होगा, और R जो है वो तो आपको पता ही है कि 8.314 होता है। आप देखिए, आप AB का वर्क डन निकाल लिए, निकल गया। अब इसी तरह से आप देखिए AC, सारे प्रोसेस को पहचानिए। AC प्रोसेस जो है ये कौन सा प्रोसेस है जी? तो इसमें आप देखिए कि वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, ये वॉल्यूम कुछ होगा V1, और यही वॉल्यूम ऊपर तक है, चेंज तो हुआ नहीं। अगर वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा तो कौन सा प्रोसेस हो गया? ये हो गया आइसोकोरिक। तो आपको मैं पूछूं कि वर्क डन AC में कितना होगा, तो ऑब्वियसली है वर्क डन 0 होना चाहिए, क्योंकि आइसोकोरिक में वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ। वर्क डन के लिए वॉल्यूम का चेंज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये P डेल्टा V होता है। अगर वॉल्यूम ही चेंज नहीं हुआ तो AC में वर्क डन 0 है। अब ये थर्ड प्रोसेस है, इसको पहचानना मुश्किल है, क्योंकि ये ग्राफ कौन सा है ये कहना ये मुश्किल है। इस केस में आपको कुछ ना कुछ ऐसे सिचुएशंस दिए रहेंगे कि आपको पता चल जाएगा कि इस जगह पर इसका रिक्वायरमेंट क्वेश्चन का क्या है, और उसके अनुसार आप पता कर सकते हैं कि आप आगे कैसे बढ़ेंगे। जैसे आपको अगर पूरे सिस्टम का वर्क डन निकालना था तो आप कैसे निकालेंगे जी? तो वर्क डन AB का पता चल गया, वर्क डन BC का पता चल जाए, और वर्क डन CA का पता चल गया, तो आप पूरे साइक्लिक प्रोसेस का वर्क डन पता चल गया। आपको पूरे साइक्लिक का अगर हीट चाहिए तो जो भी वर्क डन है वही आपका हीट भी है, और पूरे साइक्लिक प्रोसेस का डेल्टा U हमेशा 0, याद रखिएगा। ये आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। ओके, नेक्स्ट, अब ऐसा कुछ अगर आपको आए तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और भी बहुत तरह के ग्राफ आपको दिए जा सकते हैं। जैसे एक ग्राफ और है, जैसे ये एक ग्राफ, ये ग्राफ है VT ग्राफ। कुछ ऐसा ग्राफ हो, आपका ग्राफ कुछ ऐसा साइक्लिक प्रोसेस का ही ग्राफ है, कुछ ऐसा ग्राफ है। ये गया A से, ये B को, फिर ये पहुंचा C को, और फिर रिटर्न आ गया वापस A को। तो ये है साइक्लिक प्रोसेस। इसमें आपको क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं, तो आप सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है जैसे वर्क AB क्या होगा। तो AB कौन सा प्रोसेस है जी? तो वॉल्यूम AB में कांस्टेंट है, तो ये आइसोकोरिक प्रोसेस है। तो इसमें बहुत क्लियर है कि आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन 0 होता है, तो वर्क AB 0 है हमारा। इसी तरह से हम BC चलते हैं, तो वर्क डन BC जो होगा, ये चूंकि इसका टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल में वर्क डन कैसे निकलता है जी? तो आपको टेम्परेचर दिया रहेगा, तो आइसोथर्मल का प्रोसेस का फॉर्मूला होता है nRT ln V2 बाई V1। वॉल्यूम दिया गया है तो ये फॉर्मूला, और प्रेशर दिया गया तो P1 बाई P2 निकालिएगा आप। तो ये हो गया आपका BC का। अब जो AC है वो क्या होगा? तो आप देखिए AC एक स्ट्रेट लाइन है,
स्ट्रेट लाइन v और t में कब होगा, तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t का सिचुएशन। इस केस में प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है। अब प्रेशर कांस्टेंट है यानी कि ये जो है ये आइसोबेरिक कर्व है। आइसोबेरिक अगर है तो आपको वर्क डन पता चल जाएगा। एसी में वर्क डन कैसे होता है जी, आइसोबेरिक में वर्क डन सीधा P डेल्टा V से निकलता है, लेकिन यहाँ प्रेशर का खेल नहीं है, आप NR डेल्टा T का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एसी यही है। तो आप तीनों का वर्क डन निकल गया, ऐड कर दीजिए तो नेट हीट निकल गया। यही दोनों चीजें पूछी जाती हैं। इसके बाद बस एक ही टॉपिक बचता है, वो क्या बचता है, हीट इंजन और कार्नोट इंजन। क्या होता है ये, कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल सी चीज है। देखिए, एक है सोर्स जिसका टेम्परेचर है T1, ये हायर टेम्परेचर पे है, इसलिए यहाँ से कुछ हीट लिया जाता है Q1 और हीट दिया जाता है एक सिस्टम को, गैसियस सिस्टम को। और ये सिस्टम क्या करता है जी, ये जब हीट लेता है तो कुछ हीट इसका वर्क में कन्वर्ट होता है, कुछ वर्क ये करेगा और रेस्ट ऑफ द हीट ये बाहर एमिट कर देगा, किसको, सिंक को, जो कि लोअर टेम्परेचर में जनरली है, T2 पे समझिए। तो ये जो प्रोसेस है यही हीट इंजन का काम है। वो क्या करता है, हायर टेम्परेचर वाले जगह से हीट निकालता है और उसको सिंक में भेज देता है। लेकिन आप पूरा टेम्परेचर जितना निकालेंगे पूरा का पूरा यहाँ पर भेजा नहीं जा सकता। Q1 निकाले तो पूरा Q1 सिंक को आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। आप जब भी ऐसा करने का कोशिश कीजिएगा कुछ ना कुछ वर्क डन जरूर होगा ही होगा। तो अब हमारे पास आता है इसका कॉन्सेप्ट एफिशिएंसी का। तो हीट इंजन का कॉन्सेप्ट है कि इसका एफिशिएंसी क्या होगा। तो एफिशिएंसी क्या होता है जी, वर्क आउटपुट डिवाइडेड बाय हीट इनपुट। वर्क आउटपुट कितना है भाई, तो Q1 हीट लिए और Q2 रिजेक्ट कर दिए, दोनों का डिफरेंस जो है वही हमारा वर्क में कन्वर्ट हुआ है। तो Q1 माइनस Q2 हमारा वर्क होता है और डिवाइडेड बाय इनपुट हीट जो कि Q1 खुद है। इसलिए हमारा एफिशिएंसी जो होता है हीट इंजन का वो कुछ और नहीं बल्कि 1 माइनस Q2 बाई Q1 होता है। बस यही है इस हीट इंजन में जानना। अब दूसरा जो प्रोसेस है वो है कार्नोट इंजन का। बढ़िया से इसको समझ जाइए तो काम बन जाएगा, यही लास्ट टॉपिक है। आप ए से आइसोथर्मल कर्व लिए बी में आ गए, टेम्परेचर राइज हुआ है, फिर आप एडियाबेटिक प्रोसेस करके सी में आ गए, फिर दिस इज कॉल्ड एडियाबेटिक एक्सपेंशन, फिर आता है आइसोथर्मल कंप्रेशन, आप वापस से कुछ डी में आ गए और फिर यहाँ से आप रिटर्न चले गए ए में बाय डूइंग सम एडियाबेटिक कंप्रेशन। ऐसा दिस इज कॉल्ड कार्नोट इंजन साइकिल। अब इसमें आपको कुछ करने का नहीं, आपको याद रखना है कि ये टेम्परेचर T1 है, ये टेम्परेचर T2 है। आप देखते हैं ए से बी आते समय आपकी वॉल्यूम बढ़ रही है, यानी कि वर्क डन बाय द गैस हो रहा है। और इस समय जो होता है हीट इनपुट होता है, सो ये हीट इनपुट हो रहा है साइकिल में। सो Q1 अमाउंट ऑफ हीट अगर इनपुट होता है तो कुछ Q2 अमाउंट ऑफ हीट यहाँ से निकलता है। तो ये है, और जो इन दोनों का डिफरेंस है वही वर्क डन होता है, मैं पीछे बता चुका हूँ। एडियाबेटिक के समय कोई हीट इनपुट और एक्सट्रैक्ट नहीं होते, एडियाबेटिक में हीट कांस्टेंट होता है। तो आप ये Q1 देख रहे हैं एंटर कर रहा है और Q2 बाहर जा रहा है। आपको पता है कि ये आइसोथर्मल प्रोसेस में ही ये हीट एब्जॉर्प्शन का काम चलता है। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, nRT ln V2 बाई V1, और आइसोथर्मल के केस में डेल्टा U 0 होता है क्योंकि टेम्परेचर तो चेंज हुआ नहीं। तो अगर मैं AB की बात करूं उसमें इंटरनल एनर्जी कुछ चेंज नहीं होता, इसलिए सिर्फ वर्क डन हो रहा है, वही हमारा हीट भी है। सो Q1 कितना है अगर मैं पूछूं तो आप बोल सकते हैं ये nRT ln V2 बाई V1 ही है, या P1 बाई P2 भी आप कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो आपका Q1 है वो टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आइसोथर्मल के केस में। इसीलिए कार्नोट इंजन में बस इतना ही सी बदलाव है। क्या है एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन
ये कुछ और नहीं बल्कि था ये Q2/Q1 ही, लेकिन यहाँ आपको पता चलता है कि Q जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, इसीलिए आप 1 माइनस Q2/Q1 के जगह आप 1 माइनस T2/T1 भी लिख सकते हैं। तो आपको पता चल गया कि N कार्नोट कुछ और नहीं 1 माइनस T2/T1 है। यही है फॉर्मूला कार्नोट इंजन के एफिशिएंसी की। तो एफिशिएंसी ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रखिए, बहुत ज़रूरी है। एफिशिएंसी क्या होता है जी? वर्क आउटपुट डिवाइडेड बाय एनर्जी इनपुट या हीट इनपुट। बहुत जगह पर आपको एफिशिएंसी दिया रहेगा और हीट इनपुट दिया रहेगा, तो याद रखिए वर्क आउटपुट आपको निकालने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी टाइम्स हीट इनपुट। तो इनपुट हीट से अगर एफिशिएंसी दिया हो तो वर्क डन निकाला जा सकता है। अगर बोल दिया जाए सबका अलग अलग वर्क डन निकालो, तो आपको याद होना चाहिए कि वर्क डन ए बी कैसा होगा। चूंकि ये आइसोथर्मल है तो nRT/ln V2/V1 से निकलेगा। आप V2 V1 यहाँ से निकाल सकते हैं भाई। इस जगह पर देखिए ये है V2 और A से आप चले थे, ये है V1, यही है। आप यहाँ से, और टेम्परेचर T जो है ये आइसोथर्मल है तो इसका एक फिक्स टेम्परेचर आपको दिया रहेगा कि ये 100 केल्विन पर हुआ है, तो वही T यहाँ पुट होगा। तो ये AB का हीट निकल गया। दूसरा आपको बोलेगा BC का हीट निकालिए, तो BC एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो इसमें Q जो है वो 0 होगा। इसमें जो भी आप मतलब कि वर्क डन होगा वो इंटरनल एनर्जी को ही डायरेक्ट चेंज करेगा। तो ऐसा है। इस केस में आपको अगर वर्क डन पूछा जाए तो वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस कैसे निकलता है, तो आपको पता होना चाहिए इट वाज nR/γ-1 T1 - T2। देख लीजिए पीछे आपको कराया गया है, ये है वर्क डन एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। अब इसी तरह से CD में जाइएगा तो कैसे वर्क डन निकलेगा भाई? तो CD क्या है? ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो फिर से आप nRT/ln V1/V2 हो जाएगा, क्योंकि फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम आपको रखना पड़ेगा। तो जो फाइनल वॉल्यूम यहाँ पर है वही V1 है। सो यू विल पुट दिस इन फॉर्मूला, यू विल गेट द वर्क डन। फिर एडियाबेटिक है तो फिर एडियाबेटिक का फॉर्मूला लगाइए। आपको ग्राफ देखना है, सारे प्रोसेस को आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करके उसके बाद आपको उन सारे के करस्पॉन्डिंग जो फॉर्मूला है उनको एक एक करके लगाना है, तो आपको पूरे का वर्क डन पता चल जाएगा। पूरा का वर्क डन पता चल गया तो ऐड करके आप नेट वर्क डन निकाल सकते हैं। साइक्लिक प्रोसेस है तो डेल्टा U 0 होगा, तो हीट भी निकालने के लिए बोले तो वही वर्क डन के बराबर होगा। तो यही है हमारा आज का डिस्कशन, ये यहीं पर जाकर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये थर्मोडायनेमिक्स का वीडियो पसंद आया होगा और सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर वाव फिजिक्स के इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट चैप्टर आप कौन सा देखना चाहेंगे। इसके साथ साथ आपके नीट के अच्छी तैयारी के लिए मैं एक नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अलॉन्ग विथ कॉन्सेप्ट्स उसके रिवीजन के लिए एक ऑनलाइन कोर्स का बैच स्टार्ट करने वाला हूँ। तो उस कोर्स के बैच का चार्ज 999 रुपीज़ ओनली उसका होगा। आप अगर चाहेंगे तो ज्वाइन करना, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। फॉर ज्वाइनिंग यू कैन कॉन्टैक्ट in the given details. Thank you.